हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की एक बहुत ही अच्छी बुक है और ये हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है। और दोस्तों, जो आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें क्रिया के रूप काल, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। टेंस की बातें की जा रही है। जैसा कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं दोस्तों कि इसका पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद दोस्तों इसका ये स्ट्रक्चर बताते हैं, इंग्लिश स्ट्रक्चर। उसके बाद इसका हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताते हैं दोस्तों, और उसके लास्ट में एक्सरसाइज देते हैं ताकि आप उसे उस पैटर्न पे बना सके। और हम दोस्तों आपके साथ एक एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं और हिंदी को इंग्लिश में बनाते हैं, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी यूज होता है कंसेप्ट्स, उसे हम आपके साथ डिस्कस करके और इजी बना देते हैं ताकि आप आसानी से इसे ट्रांसलेट कर सकें और आप सीख सकें। तो आइए दोस्तों, और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है और उसके लिए एडवांस में आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो आइए अब देखते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसा कि बताएं कि इसमें टेंस की बात की गई है और आज जो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि पहले हम लोग ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी एक्शन उस टाइम में जारी रहता है, यानी कि चलते रहता है। बस हमको उस टाइम में ये देखना है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, कब शुरू हुआ कब खत्म होगा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आई एम स्पीकिंग, यू आर वॉचिंग, तो इस टाइम की बात की जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी तरह से दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट में किसी पॉइंट पे एक्शन के होने की बात की जाती है, चाहे वो कब स्टार्ट हुआ कब खत्म होगा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि किसी पॉइंट पे आप पढ़ रहे थे तो हो जाएगा यू वर रीडिंग। तो इसी तरह से दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कोई पॉइंट पे कोई एक्शन होता रहेगा और इसमें सिर्फ उस पॉइंट, उस मोमेंट की बात की जा रही होगी, लेकिन कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो समझ गए दोस्तों कि किसी पॉइंट पे कोई एक्शन किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं कोई एक्शन करूंगा जैसे खेलने का, मैं खेलता रहूंगा, यानी कि खेलने का एक्शन होता रहेगा फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है दोस्तों, उसी तरह किसी और अदर पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम पढ़ते रहोगे, वह लिखता रहेगा, वे लिखते रहेंगे। इस तरह से अगर हिंदी वाक्य के लास्ट में ता रहूंगा, ते रहेंगे, या ते रहोगे, या ता रहेगा, या ते रहेंगे, इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप लगा के देखेंगे कि लास्ट में क्या आता है, और ये सब अगर हिंदी वाक्य लास्ट में रहता है तो आपका उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझा जाएगा कि फ्यूचर में कोई एक्शन जारी रहेगा। और उसका स्ट्रक्चर दोस्तों ये होता है इंग्लिश में। तो क्या होता है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों शैल या विल। जैसा कि पहले बता चुके हैं दोस्तों कि
शैल और विल हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, या कहिए मॉडल वर्ब है या मॉडल्स है। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है दोनों का कि ये हमारा फ्यूचर के बारे में भी बताता है। यही दो मॉडल्स है जो फ्यूचर के बारे में बताता है, और ये हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बी लगाना पड़ेगा। बी के बाद दोस्तों आप जानते हैं कि कहीं भी कंटिन्यूअस की बात की जाती है, चाहे जिस टेंस की बात की जाए कंटिन्यूअस, उसमें हमारा V1 प्लस ing फॉर्म लगता है, जिसे हम लोग V4 कहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस के लिए, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स ये हमारा ऑप्शनल है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर क्या होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद बी, उसके बाद V4 दोस्तों, और ये ऑप्शनल है। तो इस तरह से, और शैल होगा या विल होगा वो दोस्तों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जिसे हम लोग इसी वीडियो में क्लियर कर लेंगे दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो अब आइए देखते हैं कि अगर कोई एक्शन किया जाएगा फ्यूचर में और वो जारी रहेगा, उसको बताने के लिए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका इंग्लिश क्या होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, मैं लिखता रहूँगा कि लिखने का काम मेरे द्वारा फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होता रहेगा। सिर्फ उस पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब है दोस्तों सब्जेक्ट आई का आई, और आई हमारा शैल लेता है दोस्तों, आई शैल, और बी का आना इसके साथ मस्ट है, उसके बाद V4। तो क्या हो गया दोस्तों, मैं लिखता रहूँगा, आई शैल बी, मैं खेलता रहूँगा, आई शैल बी प्लेइंग। अगर मैं बोलता मैं लिखता रहूँगा तो आई शैल बी राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब आप कोई एक्शन के बारे में कोई भी सब्जेक्ट हो आप बना सकते हैं, आई शैल बी प्लेइंग। अगर दोस्तों ये कहा जाता हम लोग खेलते रहेंगे, अगर यहाँ पर ये होता तो क्या होता, आई के जगह वी और शैल, और ये बता दे कि आई और वी हमारा शैल लेता है, आई या वी। तो वी शैल बी प्लेइंग, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट चेंज होता दोस्तों। अब आइए दूसरा, तुम पढ़ते रहोगे, तुम का इंग्लिश या आपका इंग्लिश यू, और यू हमारा दोस्तों विल लेता है, और बी रीडिंग ये हमारा फिक्स रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा दोस्तों, यू विल बी रीडिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम पढ़ते रहोगे। तो यहाँ पर आपको चेंज क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल, उसके बाद बी प्लस V4 यानी V1 प्लस ing ये हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। वह लिखता रहेगा, वह का इंग्लिश ही, और ही हमारा विल लेता है दोस्तों, ही विल, और रहेगा कोई काम होता रहेगा, बी राइटिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वे लिखते रहेंगे, वे का इंग्लिश दे, और विल लेता है दोस्तों बी राइटिंग, वो लिखते रहेंगे। इस तरह से आप फ्यूचर में होने वाले एक्शन जो कि जारी रहेगा, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता रहेगा, उसे बताने के लिए दोस्तों इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और इसमें जो शैल और विल यूज होगा उसे हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो या वी हो, यानी मैं हूँ या हम लोग हैं, उसके साथ शैल यूज करेंगे दोस्तों, शैल बी और V4, ये दोनों हमारा फिक्स रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स या तो आएगा या नहीं भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। आई और वी के साथ शैल और
अदर सब्जेक्ट्स मतलब इस दोनों के अलावा कोई भी आता है दोस्तों, कुछ भी, या तो नाउन या प्रोनाउन या सिंगुलर या प्लूरल, कुछ भी आए आई और वी के अलावा, तो वहाँ पर हम लोग दोस्तों विल बी यूज करेंगे और वी फॉर हमारा फिक्स रहेगा। इस तरह से आप किसके साथ शैल आएगा, किसके साथ विल आएगा, ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। लेकिन और कुछ इसमें देखने वाली बात ये है कि जैसा बताएं कि मॉडल्स का एक नियम होता है दोस्तों कि कोई भी मॉडल हो, यहाँ पे एक ही सिंगुलर लिखते हैं क्योंकि एक साथ एक ही मॉडल पॉसिबल है, तो वहाँ पर दोस्तों उसके साथ V1 का आना मस्ट है वर्ब के रूप में। और दूसरा बताए थे पॉइंट कि अगर कोई मॉडल्स आता है, इस स्मॉल में लिख मॉडल्स, उसके साथ नोट तुरंत बाद आएगा। यानी कि अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि शैल भी है, बी भी है और प्लेइंग भी है, कि आपको अगर नोट लगाना होगा तो आप कहाँ पर लगाएंगे। तो आप क्लियर अपना कंसेप्ट कर लें दोस्तों कि कोई भी मॉडल आता हो और मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ही रूप में आएगा, तो आपको मॉडल वर्ब जहां भी दिखे कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि नोट यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब के बाद लगेगा, जस्ट बाद। उसके बाद बी आता हो, हैव आता हो और कुछ भी आता हो दोस्तों, वहाँ पर नहीं सोचना है। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि हेल्पिंग वर्ब नो विल के बाद या शैल के बाद या कोई भी मॉडल हो उसके बाद हमारा नोट लगेगा। तो इस तरह से आप निगेटिव बना सकते हैं दोस्तों। दूसरा कंसेप्ट। तीसरा कि अगर हमारे पास मॉडल वर्ब है और ये V1 लेता है, ये तो आप समझ गए, और ये नोट लेता है अपने बाद निगेटिव बनाने के लिए। तीसरा दोस्तों जो कंसेप्ट है कि जो हमारा मॉडल होता है वो अपने बाद बी लेता है, ठीक है, बी लेगा और उसके बाद या तो V3 या V4। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसे आगे भी क्लियर हम लोग करेंगे कि तीसरा जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो अगर बी रहा, बी आप जानते हैं दोस्तों कि मॉडल V1 के रूप में या बेस फॉर्म लेता है अपने बाद, तो बी भी बेस फॉर्म है। आप इसे अच्छे से समझ लें कि बी फॉर्म एक बेस फॉर्म है और बी लेता है। बी के बाद या तो दोस्तों V3 आएगा या दोस्तों V4 आएगा। V4 हम लोग पढ़ चुके हैं और ये कहाँ आएगा, जहाँ भी कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात होगी वहाँ पर V4 यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। 3 कंसेप्ट्स। और चौथा ये कि अगर आपको निगेटिव का तो ये, अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव के लिए सिंपल जो आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसे सब्जेक्ट से पहले निकाल देते हैं। इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो भी मॉडल्स है उसे आप निकाल देंगे, यानी कि पहले आप लिखेंगे मॉडल, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट दोस्तों, उसके बाद जो भी आएगा वो लिखेंगे। तो ये हमारा लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन
सेंटेंस स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आप इजीली बना सकेंगे। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर इससे कुछ सीखे हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।